हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। एक करके चीजों को समझते चलेंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स तैयार नहीं किया है तो मेरे साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल में कहा गया है, देहरादून में आयोजित होने वाले 40वें ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन सी टीम बनी है? क्या वो दिल्ली है, क्या वो कोलकाता है, या फिर मुंबई है, या फिर वो चंडीगढ़ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ध्यान रखना है ये सारी चीजें 2024 से संबंधित है। हमने कहा 2024 में जून से लेकर के अक्टूबर तक की बात हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये जो 40वां ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, इसमें कोलकाता जो है दिल्ली को हराकर यहां विजेता घोषित हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, हरिद्वार में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट किसके सहयोग से लगाया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसरो, एनटीपीसी, बीएचईएल या फिर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और दूसरा है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। और वो जॉइंट वेंचर है उत्तराखंड में जो रोजाना कचरा निकलता है, जो कि एक समस्या बनता जा रहा है उत्तराखंड राज्य के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए और कचरे के सुचारू प्रबंधन के लिए इन दोनों ने मिलकर के हरिद्वार में कचरे से कोयला बनाने का एक प्लांट लगाया है। सवाल नंबर 3 कहता है, पुरातत्व विभाग को देवलगढ़ में मिली प्राचीन सुरंगें किस शासनकाल की बताई जा रही हैं? क्या वो गढ़वाल राजवंश है, क्या वो पंवार राजवंश है, कात्यूरी राजवंश है, या फिर वो चंद राजवंश है? बेसिकली पुरातत्व विभाग को गढ़वाल के देवलगढ़ में 4 प्राचीन सुरंगें मिली हैं। और वो जो प्राचीन सुरंगें हैं उनका संबंध बताया जा रहा है कि वो कात्यूरी राजवंश से है। कौन से राजवंश से है? कात्यूरी राजवंश से है। कहा गया है कि हो सकता है कि ये सुरंगें राजा की, जो उस समय राजा यहाँ पे हुआ करते थे, राजा की सुरक्षा के लिए बनाई गई हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? एक योजना यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। पूछा गया है वो कौन सी योजना है। चार ऑप्शन बनाए गए हैं, उज्ज्वला योजना, सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न योजना, युवा शक्ति योजना, या फिर विद्या कमा योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न। बेसिकली उत्तराखंड सरकार ने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, उसमें एक योजना की शुरुआत की है। योजना आपके सामने है, सीएम लीव अर्न व्हाइल यू लर्न, जिसके तहत बेसिकली बात यह है कि जब छात्र छात्राएं इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ाई के साथ साथ में वो कमाई भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, जोशीमठ तहसील का नया नाम क्या रखा गया है? आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ तहसील का नाम बदला था। चार ऑप्शन है, ज्योतिर्मठ, जोशीम, बद्रीनाथ या फिर धर्मगिरी। इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं कि जोशीमठ तहसील का नाम बदल कर दिया गया था ज्योतिर्मठ। और आपको पता है कि ये जो ज्योतिर्मठ है ये कौन से जिले में है? तो ये इस जिले का नाम है चमोली। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। आपको यहाँ एक और बात भी पता है कि इस समय जब ये जोशीमठ से इसका नाम ज्योतिर्मठ किया गया था, उसी समय नैनीताल जिले में, कौन से जिले में? नैनीताल जिले में एक तहसील का नाम भी बदला गया था। और तहसील थी, पुराना नाम था उसका कोश्या कुटोली। पुराना नाम था कोश्या कुटोली, और इस कोश्या कुटोली का नाम बदलकर रख दिया गया था परगना श्री कैंची धाम। ये दो नाम चेंज हुए थे। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ हुआ था और कोश्या कुटोली तहसील का नाम हुआ था परगना श्री कैंची धाम के नाम पर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, आईआईटी रुड़की द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए विकसित डिवाइस का नाम क्या है? चार ऑप्शन बनाए गए हैं, क्राउड मैनेजर, स्मार्ट अलर्ट, पिलग्रिम वॉच या फिर क्राउड आई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्राउड आई। रुड़की आईआईटी के द्वारा जो तीर्थ यात्री, ये एक डिवाइस विकसित की गई है और उस डिवाइस का नाम है क्राउड आई। बेसिकली ये जो क्राउड आई है, ये क्राउड आई इस तरीके से काम करेगी कि जब भी किसी धार्मिक स्थल पर भीड़ बढ़ने वाली होगी, लगातार हमें इस तरीके का इंडिकेशन मिल रहा होगा कि यहाँ पे भीड़ बढ़ सकती है, उसकी आशंका है कि यहाँ कुछ समय के बाद में भीड़ बढ़ जाएगी, तो ये उससे पहले ही ये जो डिवाइस है ये अलर्ट दे देगी। अभी महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें हमने देखा कि एक खास पॉइंट पर लगातार भीड़ चलती गई चलती गई चलती गई और उससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिली। नेक्स्ट सवाल है, अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु एमडीटीएसएस प्रणाली में कौन सी तकनीक शामिल है? अगर हम बात करें एमडीटीएसएस तो इसकी फुल फॉर्म होती है
खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली, माइनिंग डिजिटल ट्रांस सर्वेलेंस सिस्टम। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बोलता है कि इस तकनीक में इनमें से कौन सा शामिल है। क्या वो ड्रोन कैमरा है, इसमें एलईडी फ्लड लाइट है, जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, या फिर थर्मल स्कैनर है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने बेसिकली अवैध खनन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? अवैध खनन। अवैध खनन को रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली, मैं यहां पे फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना की है। अब इस प्रणाली में, इस सिस्टम में है क्या? इसमें बुलेट कैमरा लगा हुआ है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जिसको आरएफआईडी आप कहते हैं, इसमें रडार लगा हुआ है, इसमें लाइट एमिटिंग डायोड फ्लड लाइट लगी हुई है, एलईडी फ्लड लाइट जिसको आप कहते हैं। ये सारे काम क्या करेंगे? ये सारे काम अवैध खनन की गतिविधि को रोकने यानी उस पर निगरानी रखने का काम करेंगे, जिससे जाहिर सी बात है कि अवैध खनन तो रुकेगा ही रुकेगा और इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। तो पूछा गया था ये जो खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली है, इसमें कौन सी तकनीक शामिल है? तो यहाँ पे ड्रोन कैमरा नहीं, हमने बताया यहाँ पे बुलेट कैमरा है, जीपीएस ट्रैकर नहीं है, हमने बताया कि यहाँ पर आरएफआईडी लगा हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रडार लगा हुआ है, और यहाँ पे एलईडी फ्लड लाइट लगी हुई है, जीपीएस ट्रैकर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलईडी फ्लड लाइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। कहता है केदार बद्री कार्तिक कोयल यात्रा, एक यात्रा की शुरुआत हुई है, केदार बद्री कार्तिक कोयल यात्रा। कहता है किस राज्य से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, या फिर महाराष्ट्र से। अब यहाँ पे तो उत्तराखंड नहीं है, अगर उत्तराखंड दे देता तो आप में से बहुत सारे बच्चे श्योर हो जाते हैं कि केदार बद्री की बात हो रही है, तो हो ना हो वो उत्तराखंड से ही संबंधित है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य ने। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है केदार बद्री कार्तिक कोयल यथिराई नामक ये जो यात्रा है, इसके लिए एक ट्रेन की शुरुआत की गई है, और वो ट्रेन शुरुआत हुई है तमिलनाडु के मदुरै से। तमिलनाडु में मदुरै से उसकी शुरुआत हुई है, और ये यहां से चल करके उत्तराखंड के ऋषिकेश तक के लिए ये ट्रेन चलने वाली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल कहता है लिपुलेख दर्रा आम जनता के लिए कब खोला गया? पहले ये पता हो कि बंद कब किया गया था। कोविड-19 के बाद में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, और आपको पता है कि जो कोविड-19 का जो वायरस था उसकी जन्मभूमि रही चीन, इसलिए इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लिपुलेख दर्रे को। और अब पूछा गया है कि ये दर्रा हाल फिलहाल में यानी 2024 में कब खोला गया? क्या ये 15 जुलाई 2024 को, 15 अगस्त 2024 को, 15 सितंबर 2024 को, या फिर 1 अक्टूबर 2024 को, कब ये ओपन किया गया या रीओपन किया गया? तो ये रीओपन किया गया, आम जनता की बात कर रहे हैं हम, 15 सितंबर 2024 को। अब हमें पता होना चाहिए कि जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में। कौन सा जिला है? जिले का नाम है पिथौरागढ़। संबंधित न्यूज है, और इसको आपको स्टैटिक्स से जोड़ के पूछ ले। यहाँ पे ये पूछे ही ना कि आम जनता के लिए वगैरह वगैरह, ये पूछ ले लिपुलेख दर्रे का संबंध उत्तराखंड के कौन से जिले से है, तो कौन से जिले से बताया हमने? पिथौरागढ़ जिले से है। और इस पिथौरागढ़ जिले में एक घाटी है जिसका नाम है व्यास घाटी। वहां पर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो लगभग 18,300 फीट की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा इसका नाम है, और आपको पता है कि इस दर्रे से, यहां से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, कैलाश शिखर पर भारतीय श्रद्धालु जो है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का क्या स्थान रहा है? आप सभी को पता है कि नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, तो उसको जारी करने वाली संस्था का नाम है नीति आयोग। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पूछा गया है कि जो इंडेक्स नीति आयोग ने जारी किया था, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? चार ऑप्शन बनाए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला। आप
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी पहला। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वसंतोत्सव पुस्तक किस विभाग द्वारा तैयार की गई है? पर्यटन विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा या फिर पर्यावरण विभाग के द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वसंतोत्सव पुस्तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तराखंड की पहली, मैंने कहा जब कुछ उत्तराखंड में पहला हो रहा होता है या देश में पहला हो रहा होता है तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। तो उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ स्थापित हुई है? बर्ड यानी वही पक्षी, कहाँ पर स्थापित की गई है? हल्द्वानी में, श्रीनगर में, चंपावत में या फिर देहरादून में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देहरादून में। राज्य की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की गई है। ये बर्ड गैलरी देहरादून में एक सेंटर है जिसका नाम है प्रकृति शिक्षा केंद्र। यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है इस गैलरी को, और इस गैलरी में पक्षियों की हाई रेजोल्यूशन की जो तस्वीरें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, चित्रित किया गया है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में पक्षियों की लगभग 710 प्रजातियां यानी स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो 710 प्रजातियां हैं पक्षियों की, कहा जाता है कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत की लगभग 50% से भी ज्यादा प्रजातियां, जो कि 710 हैं, वो यहाँ पर उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती हैं। तो सवाल में कहा गया है कि उत्तराखंड में पाई गई दुर्लभ आर्किड प्रजाति का नाम क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कैलेंथ डेविडी नाम की एक प्रजाति है, आर्किड प्रजाति है जो उत्तराखंड में पाई गई है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में, कहाँ पे? पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के गिनीबेंड में एक दुर्बल आर्किड प्रजाति जिसका नाम है कैलेंथ डेविडी वो पाई गई है। अगर हम बात करें कि भारत में कितनी आर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं तो भारत में पाई जाती हैं लगभग 244 आर्किड प्रजातियां, जिसमें से लगभग 120 प्रजातियां जो हैं वो अकेले उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो इसलिए ये न्यूज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो नाम दे दे वहां पे आपको कि कैलेंथ डेविडी नाम की एक आर्किड प्रजाति है जो कि दुर्लभ वर्ग में आती है, वो उत्तराखंड में कहाँ पे देखी गई है, तो आपको बताना है कि पिथौरागढ़ में है। अगर वो और डिटेल पूछे तो मुनस्यारी तहसील के गिनीबेंड में वो प्रजाति देखी गई है। नेक्स्ट सवाल है राज्य शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 4 नंबर दिए गए हैं, 13, 14, 15 या फिर 16। 2024 की बात है। 2024 में तीलू रौतेली पुरस्कार से उत्तराखंड की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आप इसके उत्तर को भलीभांति जानते हैं और वो आरक्षण रखा गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा 10%। सवाल नंबर 16 कहता है ओम पर्वत से क्या, या ओम पर्वत में क्या दुर्लभ परिवर्तन वहां पे देखा गया है? क्या चेंजेस वहां पे देखे गए हैं? क्या वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं? जल स्रोत जो हैं वो वाटर के जो सोर्सेस हैं वो समाप्त हो रहे हैं? बर्फ का लुप्त हो जाना वहां पर एक घटना हुई है? या फिर वो परिवर्तन है वन्य जीवों का वहां से पलायन होना? इसका सही उत्तर है कि जो ओम पर्वत है वहां से जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ है, वो तेजी के साथ मेल्ट हो रही है, या हम कहें कि वो वहां से लुप्त हो रही है। बात हम करें ओम पर्वत की तो ओम पर्वत जो है वो पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो पर्वत है ये बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ से ढका हुआ बिल्कुल हिंदू धर्म में जो ओम नाम का जो प्रतीक होता है बिल्कुल उसी के जैसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इस पर्वत का नाम भी रखा गया है ओम पर्वत। नेक्स्ट सवाल कहता है जागर लोक संस्कृति उत्सव में विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? जागर लोक संस्कृति का एक उत्सव मनाया गया है, उसमें एक पुस्तक का विमोचन हुआ है 2024 में। पूछा गया है वो पुस्तक कौन सी है? क्या वो पुस्तक उत्तराखंड के गीत हैं, उत्तराखंड का लोक प्रीतम भरतवाण है,
संस्कृति का उजास है या फिर गाथाएं उत्तराखंड की है? कौन सी पुस्तक है? और आपको पता है इस तरीके की पर्सनैलिटीज या फिर इस तरीके की बुक्स के बारे में आपसे आयोग सवाल पूछता है। जागर लोक संस्कृति उत्सव में वो पुस्तक विमोचित हुई थी। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण। सच्चिदानंद सेमवाल की पुस्तक है उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण। इसका विमोचन वहां पे किया गया। और आपको बता दें कि जो प्रीतम भरतवाण हैं वो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानसखंड एक्सप्रेस की पहली यात्रा कहां से शुरू हुई है? पुणे से, दिल्ली से, मुंबई से या फिर लखनऊ से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई से। उत्तराखंड सरकार ने जो उत्तराखंड के मंदिर हैं उनके दर्शनों के लिए मुंबई से उत्तराखंड के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई है। उसकी घोषणा की है कि हम एक ट्रेन चलाएंगे। 2024 की बात है। मुंबई से उत्तराखंड में किसके लिए? मंदिरों के दर्शन के लिए। और ये ट्रेन जो है वो पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित है। ये भी एक यहाँ पे अपने आप में एक पॉइंट हो जाता है कि जो मानसखंड एक्सप्रेस नाम की जो ट्रेन है ये पूर्वजों के सम्मान में समर्पित है। और कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है? तो मुंबई से उत्तराखंड के बीच में चलाई गई है। अब इससे पहली वीडियो अगर आपने देखी हो, पहली बात तो यह है अगर आपने नहीं देखी है तो अभी तक हम 3 वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर्स में एमसीक्यूज के लिए लेकर के आए हैं। आप तीनों वीडियोस को जाकर के देख लीजिए। स्पीड आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि समय लगातार सिंक होता जा रहा है आपके लिए। तो और हम बात करें तो पिछली वीडियो में भी हमने एक मानसखंड एक्सप्रेस की बात करी थी। तो वो मानसखंड एक्सप्रेस और ये मानसखंड एक्सप्रेस ये दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उस मानसखंड का उद्देश्य क्या है कि उत्तराखंड के जितने भी लोकप्रिय या जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं वहां तक लोगों को कनेक्ट करना। और इस मानसखंड एक्सप्रेस का क्या मतलब है? इस मानसखंड, अच्छा वो ट्रेन कहां से शुरू हुई थी? वो पुणे से शुरुआत हुई थी उसकी। और इसकी शुरुआत हुई है मुंबई से। और ये मंदिर दर्शन योजना एक तरीके से चला रही है, मंदिरों के दर्शन की के तहत इसको चलाया गया है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? 1 अगस्त, 2 सितंबर, 15 जुलाई या फिर 21 जून? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। अच्छा, ये घोषणा हुई कब है? ये भी तो पता होना चाहिए कि ये घोषणा कब हुई है। तो ये घोषणा हुई है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नैनीताल में मानंदा सुनंदा महोत्सव 2024 का वर्चुअल उद्घाटन किया था। और उसी वर्चुअल उद्घाटन में उन्होंने घोषणा की थी कि 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। कौन सा महोत्सव बताया? नैनीताल में मानंदा सुनंदा महोत्सव। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है हिमालय दिवस का विषय क्या था या थीम क्या थी? हिमालय दिवस, हिमालय और पर्यटन, हिमालय का विकास और इसकी दशा एवं दिशा, हिमालय और जैव विविधता या फिर हिमालय और जल संकट। हिमालय दिवस का थीम क्या है ये आपको बताना है। और आपको ये भी पता होता है कि हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर 2024 को जो हिमालय दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही? तो अगर हम इसकी थीम की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसकी थीम रही हिमालय का विकास और इसकी दशा एवं दिशा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र, जो भी उसका इकोसिस्टम है, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम रहा हिमालय का विकास, इसकी दशा एवं दिशा। सवाल नंबर 21 है, राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे मिला है? ध्यान रखना है 2024 से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके लिए बनाए गए हैं। डॉक्टर हर्ष बिष्ट हैं, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी हैं, सुभाष सेमवाल हैं या फिर रश्मि बिष्ट हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, विज्ञान और ब्रह्मांड पूछा गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर हम सही नाम की बात करें तो इसका नाम है विज्ञान और ब्रह्मांड्रू, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। पूरा नाम लिख देते हैं। ये पूरा नाम है विज्ञान एवं ब्रह्मांड, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। कहता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके लिए बनाए गए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार, राजीव पंत, गिरीश चंद्र जोशी या फिर PS धामी। नेक्स्ट सवाल है, वनों पर जलवायु परिवर्तन की निगरानी हेतु कितनी पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं यहां पर स्थापित की गई हैं? 4 नंबर आपके लिए बनाए गए हैं।
ऐसे सवाल, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है, तो एनवायरनमेंट से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के सवालों को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएंगे। 29 जून को आपका पेपर निश्चित है। 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, 30, 35, 40 और 42। कितनी पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 42 पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रयोगशालाओं का पर्पज है डेटा को कलेक्ट करना। कैसा डेटा? जैसे रोडोडेंड्रॉन है, जैसे ब्रह्मकमल है, इसमें शीघ्र पुष्पन के लिए, और दूसरा है कि जो हाई टेम्परेचर, लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बहुत सारे पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है। उन सारे के सारे चेंजेस को देखना है इन प्रयोगशालाओं को, उससे संबंधित डेटा को यहाँ क्या करना है, कलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है ये जो पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं हैं इनको जीवित प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या कहा जाता है? इनको जीवित प्रयोगशालाएं भी कहा जा रहा है, या पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं भी इनका नाम है। तो ये कितने स्थापित की गई हैं? 42 से स्थापित की गई हैं। और किससे संबंधित? चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर जैसे भी चेंजेस यहाँ की वनस्पति में देखने को मिल रहे हैं, उन सारे चेंजेस को ये एक डेटा की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे। ये इनका मेन काम है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है, विश्व पर्यटन दिवस पर किस योजना को बढ़ाने की बात की गई है? पहले तो पता हो कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। न्यूज़ है 2024 से संबंधित, क्योंकि हम 2024 का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आए हैं। तो 27 सितंबर 2024 को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था, कहा गया है कि उसमें किस योजना को बढ़ाने की बात की है। 4 ऑप्शन आपके लिए बनाए हैं। एकल खिड़की योजना, सिंगल विंडो, इको टूरिज्म से संबंधित जो यहाँ पे योजना है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, या फिर देवभूमि दर्शन योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे में जो रूम्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। यानी बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना को और विस्तार देने की बात यहाँ पे पर्यटन दिवस के रूप में की गई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल का उत्तर आपको पता है। एम्स ऋषिकेश में कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ई ओपीडी की सुविधा हुई है, मोबाइल हेल्थ वैन की सुविधा हुई है, हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, या फिर टेलीमेडिसिन नेटवर्क की शुरुआत हुई है। आप सभी जानते हैं कि देश में किसी सरकारी संस्थान के द्वारा पहली हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है ऋषिकेश एम्स से। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल में कहा गया है, सवाल है, खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये पुस्तक किसने लिखी है? आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अब की बारी जब आपके लिए सवाल बनाए तो यहाँ पर उसके लेखक का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि उसकी कौन सी पुस्तक है। तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। खाकी में स्थित प्रज्ञ किसने लिखी है? अनिल रतूड़ी, अजय रावत, डीके सिंह, या फिर सतीश शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल रतूड़ी। सवाल नंबर 27 है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण स्थल कहां बनाया जा रहा है? नंदा देवी में, भीमताल में, भैरव घाटी गंगोत्री में, या फिर ऋषिकेश में। आप सभी इसको लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं इस करंट अफेयर्स को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कि देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो गंगोत्री नेशनल पार्क के जो प्रवेश द्वार है और वहां पर जो भैरव घाटी पड़ती है वहां पर इसको बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एक डेटा पूछा है, जैसा कि हमने लोअर पीसीएस में भी देखा, कनिष्ठ सहायक में भी देखा, डेटा से संबंधित सवाल आ रहे हैं। पूछ रहा है कि 2023-24 में पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अर्थात आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हुई है? 4.3%, 4.8%, 5.5% या फिर 5.8%। ध्यान रखना है, इस सर्वे के अनुसार 2023-24 के पीएलएफएस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर घट करके हो गई है 4.3%। इस डेटा को आपको याद रखना है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जब भी अपनी उपलब्धियों को काउंट कराएगी तब इस दर को यहां आपके सामने जरूर रखेगी। तो आयोग भी आपसे इससे संबंधित सवाल पूछ सकता है। 4.3%। कहा गया है कि व्यास घाटी में
14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत किस जिले में है? अभी हमने बताया था कि उसका संबंध है पिथौरागढ़ जिले से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कहता है स्पर्श हिमालय महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा या फिर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा? इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद के द्वारा। और आप जानते हैं रामनाथ कोविंद जो हैं वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, फिलहाल जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनका संबंध कौन से राज्य से है और कौन सी जनजाति से है। चलिए सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तराखंड के डेटा सेंटर पर किस प्रकार का साइबर हमला हुआ है? 2024 में उत्तराखंड के डेटा सेंटर पर एक हमला हुआ और उस हमले में उत्तराखंड सरकार की बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी प्लानिंग्स कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि उन्होंने काम करना, प्रॉपरली वर्क करना बंद कर दिया था। तो पूछा गया है कि वो हमला कैसा साइबर हमला है? क्या वो ट्रोजन है, क्या वो वायरस था, या मार्कओप रैंसम वायरस था, या रैंसमवेयर था, या फिर फिशिंग था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये आपसे कंप्यूटर में भी पूछा जा सकता है और चूंकि करंट अफेयर्स तो अपने आप में एक सवाल होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है मार्कओप रैंसमवेयर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। कहता है वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? चार ऑप्शन दिए हैं, नैनीताल, मसूरी, देहरादून या फिर पिथौरागढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मसूरी के विनोग वन्यजीव विहार में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट सवाल एक ऑपरेशन से संबंधित है। कहता है ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा, ध्यान रखना इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा में उत्तराखंड पुलिस किसके साथ सहयोग करेगी? आईटीबीपी के साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि आईटीबीपी का यहाँ पर एक रीजनल सेंटर भी है, एनडीआरएफ, बीएसएफ या फिर भारतीय सेना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय सेना के साथ में उत्तराखंड पुलिस सहयोग करेगी। कौन से ऑपरेशन में? ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा में। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो कहा जाता है, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है, यानी चीन के साथ में, नेपाल के साथ में उत्तराखंड की सीमा लगती है। और ये जो सीमा लगती है, अगर कभी ऐसा होता है कि सीमा पर किसी तरीके की युद्ध की स्थिति बनती है तो उस युद्ध की स्थिति में ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा के तहत उत्तराखंड पुलिस जो है वो भारतीय सेना को वहां पर लगातार सहयोग करेगी। तो इसके लिए ये अभियान या ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। कहता है लेखकों का गांव, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऋषिकेश में, हल्द्वानी में, देहरादून में या फिर अल्मोड़ा में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थानो देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में लेखकों का गांव, जिसको हम कहेंगे राइटर्स विलेज नाम की एक अलग ही पहल शुरू हुई है, एक सांस्कृतिक पहल है बेसिकली। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, लेखकों के गांव के नाम की जो पहल शुरू हुई है, अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आज के अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है नयार उत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में, कोटद्वार में, टिहरी में या फिर रामनगर में? इसका सही उत्तर है कोटद्वार के किंसूर पंचायत में नयार उत्सव का उद्घाटन हुआ है। अगर हम इसके ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक हो जाता है कोटद्वार का द्वारी खाल, गंगा के तट पर। पंचायत का नाम क्या है? किंसूर। कोटद्वार में कौन सा उत्सव है? नयार उत्सव। ये हो जाता है आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप इस हमारे इनिशिएटिव से आप सभी अभ्यर्थियों को कुछ लाभ जरूर होगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।